उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ठीक है, मेरा नाम साइमा है, मैं एज अ नर्स काम कर रही हूँ यूके में। तो मैंने सोचा है कि मैं अब से थोड़ी सी वीडियोस बनाऊंगी, एक सीरीज़ हम बनाएंगे। 8 से 10 वीडियोस उसमें होंगी जो कि मैं उर्दू में बनाऊंगी। एंड देन आई विल सी हाउ इट गोज़ कि कैसे सही चल रही है या नहीं चल रही है। ऑलराइट, सो इफ़ यू आर हैप्पी, अगर आपको ये सजेशन अच्छा लग रहा है तो आप इसको लाइक ज़रूर करिएगा। तो आज का जो मैं टॉपिक मैंने डिसाइड किया है ये है कि आइल्स करें या ओईटी करें। कुछ भी कहीं भी जाने से पहले सबसे पहला जो सवाल आपके दिमाग में आता है कि मैंने इंग्लिश टेस्ट करना है तो कौन सा टेस्ट करूं, आइल्स करूं या ओईटी करूं। ठीक है, तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे, इन दोनों में फ़र्क क्या है और इन दोनों में सिमिलैरिटीज़ क्या हैं और जो है फ़ीस का क्या हिसाब है और कितनी जल्दी आप इसको पास कर सकते हो और कौन सा इजी है एज अ मेडिकल प्रोफेशन आपके लिए, कौन सा इजी रहेगा। तो अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लग रहा है, अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें जो कि बाहर आना चाहते हैं, कहीं दूसरी कंट्रीज़ में जाना चाहते हैं, उनके साथ शेयर भी करिएगा और सब्सक्राइब कर लें ताकि आप कोई वीडियो मिस ना करें। ओके, थैंक यू। सो सबसे पहले जो बात करते हैं कि ओईटी है क्या। ओईटी का मतलब है ऑक्यूपेशनल इंग्लिश टेस्ट, कि आप जो मेडिकल प्रोफेशनल हो, ठीक है, उसके लिए इंग्लिश टेस्ट है। इसमें क्या होता है, 4 सब टेस्ट इसमें होते हैं। इसमें आ जाती है आपकी रीडिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग और जो है रीडिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग एंड राइटिंग। ठीक है, 4 इसमें सब टेस्ट हैं और आइल्स में भी सेम है लेकिन वो हम बाद में बात करेंगे। इसमें 4 सब टेस्ट आ जाते हैं। ठीक है, इसमें सब में आपको बी चाहिए होता है एज अ नर्स, एज अ डॉक्टर काम करने के लिए। यूके में है या अमेरिका में है, आपको 20 स्कोर चाहिए होता है, तो अब तभी ही आप बाहर आके काम कर सकते हो। ये एडवांस लेवल इंग्लिश होता है। ठीक है, इसमें बी जब आपका आ जाता है तो आपकी इंग्लिश एडवांस लेवल पे समझी जाती है कि आप स्किल्ड प्रोफेशनल हो और आपकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा अच्छी है। और हमें इसकी क्यों ज़रूरत होती है, क्योंकि जो हमारे ज़्यादातर सारे पेशेंट्स हैं वो हैं जी ब्रिटिश हैं या अमेरिकन हैं या जो भी हैं, तो वो उनका जो डेली लैंग्वेज है, उनकी जो नेटिव लैंग्वेज है वो इंग्लिश है। तो हम अपनी कंट्री से आ रहे हैं तो हमें उनकी लैंग्वेज में खुद को ढालना है। ठीक है, तभी हम उनकी केयर को अंडरस्टैंड, उनको अच्छी केयर दे सकेंगे। अगर हमें उनकी समझ ही नहीं आएगी तो कैसे हम अच्छी केयर उनको देंगे। अगर वो मुझे कह रहा है कि मुझे कुछ खाने के लिए चाहिए एंड देन आई डोंट अंडरस्टैंड दैट, मुझे उसकी समझ नहीं आ रही, तो मैं कैसे उसको आंसर करूंगी। ठीक है, इसीलिए आपका इंग्लिश टेस्ट लिया जाता है कि जब आप इंग्लिश टेस्ट पास कर लेते हो तो आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है कि दिस पर्सन इज एलिजिबल टू वर्क इन दिस कंट्री, कि ये पर्सन जो है इसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं, ये यहाँ पे आके, इंग्लैंड में आके, यूके में आके काम कर सकता है। ठीक है, इसीलिए आपको इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट करना पड़ता है। दूसरी बात जो है सेम, अगर हम आइल्स की बात करें तो मेडिकल प्रोफेशनल के लिए आपको जो है एकेडमिक आइल्स करना पड़ता है। लेट्स से कि मैं नर्स हूँ, मैंने बाहर जाके नर्स का ही काम करना है तो मुझे एकेडमिक आइल्स करना पड़ेगा, जनरल नहीं करना है। स्टूडेंट्स के लिए जो है, स्टूडेंट्स बाज़ औक़ात होता है उनकी यूनिवर्सिटी वाले कहते हैं कि आइल्स जनरल करना है आपने, वो सेपरेट है। ठीक है, लेकिन मेडिकल प्रोफेशनल, डॉक्टर, नर्सेज, आपको एकेडमिक आइल्स करना पड़ेगा। इसकी स्कोरिंग कैसे होती है, इसकी स्कोरिंग 1 to 9 होती है। ठीक है, 1 मीन्स 1 का मतलब है कि आपकी बिल्कुल अच्छी इंग्लिश नहीं है, कि 9 का मतलब है कि आपकी इंग्लिश एक्सीलेंट है। ठीक है, इसमें हमें कितना स्कोर चाहिए होता है, इसमें हमें 7 स्कोर चाहिए होता है। लेकिन जो है राइटिंग में 6.5 अगर आपका एकेडमिक में आता है, स्टिल यू कैन ट्रैवल, यू कैन स्टिल वर्क एज अ नर्स, एज अ डॉक्टर, क्योंकि एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ इंग्लिश है। 6.5 आपका एक्सेप्टेबल होता है, क्योंकि राइटिंग में 7 लेना थोड़ा मुश्किल है। ओईटी का मैंने पहले बताया, उसमें बी चाहिए लेकिन राइटिंग में सी एक्सेप्टेबल है। ठीक है, ये दोनों हो गई बात। इसमें सब टेस्ट कौन से हैं, दोनों की हो गया। हमें ओईटी में बी चाहिए और आइल्स में हमें 7 चाहिए, राइटिंग में सी चाहिए और 6.5 चाहिए आइल्स के लिए, और आइल्स हमें एकेडमिक करना है। ठीक है, और इसके बाद अगर हम बात करें फीस की,
तो जो OET की फ़ीस है वो थोड़ी ज़्यादा है, आइल्स की निस्बत बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि आइल्स की फ़ीस 500 पाउंड्स है तो OET की 1000 पाउंड है। तो जब आपने एग्ज़ाम बुक करना है तो सोच समझ के करना है, वेदर यू हैव दैट रिसोर्सेज। अगर आपके पास इतने रिसोर्सेज हैं कि आप OET के लिए बुक कर सकते हैं या आइल्स के लिए बुक कर सकते हैं, आपके पास इतने पैसे हैं, तब भी बुक करें। या आपको लगे कि मेरी इंग्लिश इस लेवल पे पहुंच गई है कि मैं ये एग्ज़ाम इजीली पास कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, तभी आप बुक कीजिए, ठीक है। अपने पैसे वेस्ट ना करें, ठीक है। अपने आप को तैयार करें, माइंड को रेडी रखें और अपने जो है वीडियोस देखें ज़्यादा से ज़्यादा। यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा फ्री स्टफ़ अवेलेबल है, गूगल पे बहुत ज़्यादा फ्री स्टफ़ अवेलेबल है, ठीक है। जब आपको शुरू में लगता है कि आपके पास आप कोई कोचिंग या कोई क्लास नहीं ले सकते, आप फ्री रिसोर्सेज इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। गूगल से, यूट्यूब से फ्री रिसोर्सेज, देयर आर लोड्स ऑफ दम, ठीक है। फ्री रिसोर्सेज इस्तेमाल करें, तैयारी करें। जब आपका एग्ज़ाम नज़दीक हो, 3 माह रह गए हैं, 4 माह रह गए हैं एग्ज़ाम में, तो आप कोई क्लास ले लें। अगर आपको लगता है कि मुझे स्टिल पढ़ने की ज़रूरत है, मुझे सही समझ नहीं आती या कुछ लैक है, कुछ मतलब कुछ कमी है, तो तब आप कोचिंग क्लासेस ले सकते हैं 3 माह पहले, 4 माह पहले या 6 माह पहले। इफ़ यू कैन अफोर्ड, टेक इट थ्रू आउट द पीरियड यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्ज़ाम, कि आप पूरे साल के लिए ले सकते हो, पूरे 6 महीने के लिए ले सकते हो। सो इट्स टोटली अप टू यू। अगर आपके पास रिसोर्सेज हैं, गो फॉर द कोचिंग इन द बिगनिंग। इफ़ यू डोंट हैव द रिसोर्सेज, अगर आपके पास रिसोर्सेज नहीं है तो एंड वाले 5-6 महीनों में आप कोचिंग लें, क्लासेस लें, जहाँ से भी आपको बेहतर लगता है, ठीक है। जहाँ से भी आपको लगता है कि आप अफोर्ड कर सकते हो। E2 लैंग्वेज जो है बहुत ज़्यादा अच्छी उनकी क्लासेस हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से वो समझाते हैं। फ्री टेस्ट भी उनके अवेलेबल हैं, अगर आप गूगल पे सर्च करें E2 लैंग्वेज, ठीक है। उसके जो फीस भी इतनी ज़्यादा नहीं है और उनकी क्लासेस भी बहुत अच्छे से तैयारी कराते हैं वो। आपको अगर कोई समझ नहीं आ रही और वो ऑनलाइन है, आप कहीं से भी घर पे बैठ के अटेंड कर सकते हो, ठीक है। बाकी अगर हम बात करें कि OET कहाँ पे एक्सेप्ट होता है और आइल्स कहाँ पे एक्सेप्ट होता है, तो OET जो है ज़्यादातर 6 और 7 कंट्रीज़ में सिर्फ एक्सेप्ट हो रहा है। आप सर्च कर सकते हैं कि आप कौन सी कंट्री में जा रहे हैं। अगर वहाँ पे OET एक्सेप्ट होता है, वेल एंड गुड, गो फॉर OET। अगर नहीं तो आपको आइल्स करना पड़ेगा, ठीक है। OET जो है ज़्यादातर UK में, USA में, ठीक है, दुबई, नामीबिया और 2-3 और न्यूजीलैंड, आयरलैंड, इन जैसी कंट्रीज़ में एक्सेप्ट होता है, जहाँ के जबकि जो आइल्स है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड है, ठीक है, जनरल है, ठीक है। तो यही है सब इसमें। और तो अगर आप OET या आइल्स का सोचते हैं तो दोनों जो हैं जनरल GMC और NMC से वो उनको एक्सेप्ट करते हैं। आप उनके दोनों जो टेस्ट हैं दोनों चीज़ों के लिए एक्सेप्टेड हैं। नर्सेज के लिए भी, डॉक्टर्स के लिए भी, उनकी नर्सिंग काउंसल्स के लिए एक्सेप्ट करते हैं वो OET भी, आइल्स भी, ठीक है। और जो है अगर हम बात करें कौन सा टेस्ट इजी है, कौन सा मुश्किल है, तो मैं कहूँगी कि दोनों का लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी इज़ द सेम, ठीक है। दोनों एक जैसे ही हैं, स्कोरिंग सिस्टम भी वैसे ही है, ठीक है। कोई मुश्किल कोई आसान नहीं ही है। दोनों का लेवल ऑफ जो है ना मुश्किल जितना उनका लेवल है ना, दोनों का एडवांस लेवल पे हैं। और अगर आपको 20 स्कोर चाहिए OET में तो आइल्स का 7 स्कोर भी इक्वल ही है B के, ठीक है। तो ये ना सोचें कि ये वाला इजी है या वो वाला मुश्किल है। एक प्लस पॉइंट ये है OET करने का कि अगर आप मेडिकल प्रोफेशनल हो तो आपको थोड़ा इजी हो जाता है, क्योंकि जो रीडिंग का जो आपको देते हैं, पैराग्राफ देते हैं, वो सारा मेडिकल टर्म्स उसमें होती हैं। या जब हम नर्सिंग करते हैं, पढ़ते हैं, तो किसी जर्नल से या किसी बुक से लिया होता है, या तो आपको ज़्यादा मेडिकल वोकेबलरी आपकी ज़्यादा होती है, क्योंकि आप ऑलरेडी वो पढ़ चुके होते हो। मतलब मेडिकल टर्म्स उनको जानते होते हो, उनका मीनिंग क्या है और वो क्या कहना चाह रहे हैं। तो एज अ मेडिकल प्रोफेशनल OET इज़ गोना बी मच मोर ईजियर फॉर यू टू डू इट, कि आपके लिए OET करना थोड़ा इजी होगा मेडिकल टर्म्स की वजह से।
और उसको समझना आपके लिए इजी होगा, क्योंकि आपने नर्सिंग की है या आपने डॉक्टर्स के लिए कोर्स किया हुआ है, तो आपको पता है कि इस टर्म का क्या मतलब है, और आपके पास मतलब मेडिकल वोकैबुलरी ज़्यादा है, तो आपके लिए उसको अंडरस्टैंड करना इजी होगा और पास करना ज़्यादा इजी होगा। जबकि अगर हम आइल्स की बात करें तो आइल्स का जो जनरल आपका इंग्लिश लेवल चेक करता है, आइल्स जो आपका जनरल इंग्लिश लेवल चेक करता है कि पूरी दुनिया में कहीं से भी कोई भी टॉपिक आपको दे सकते हैं, ठीक है। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल कि अगर आप ओईटी में आपको राइटिंग में आता है जी, आप एक ट्रांसफ़र लेटर लिखें एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल को एक पेशेंट को जिसको डायबिटीज़ है या हाइपरटेंशन है उसका ट्रांसफ़र केयर लेटर लिखें, ठीक है। तो और दूसरा आइल्स में आपको आता है कि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस लिखें, ठीक है, और ये लोगों को कैसे अफेक्ट कर रही है। तो आपके लिए कौन सा ज़्यादा लिखना इजी होगा? तो मेरे ख्याल से एज अ मेडिकल प्रोफेशनल आपके लिए ये ज़्यादा इजी होगा कि ट्रांसफ़र लेटर लिखना एक पेशेंट के बारे में जिसको हाइपरटेंशन है और डायबिटीज़ है। अगर हम कंपेयर करें इन्फ्लेशन रेट को, महंगाई को, उसके आपको एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये सब कुछ बताना पड़ेगा। और आप तभी लिख सकते हो जब आपके पास वाइड नॉलेज ऑफ इंग्लिश होगा, तो ठीक है। तो लेटर लिखने में, मेडिकल लेटर लिखने में आपके पास नॉलेज ऑलरेडी है, बिकॉज आपने 4 साल की नर्सिंग की है या आपने डॉक्टर आप बने हो, तो आपके पास ऑलरेडी नॉलेज है, देन यू कैन राइट अबाउट इट। आप उसके बारे में लिख सकते हो और डिटेल में लिख सकते हो। दैट्स अ प्लस पॉइंट कि ओईटी इसलिए आपको करना ईजी रहेगा, ठीक है। लेकिन इजी या मुश्किल कुछ भी नहीं है, सिर्फ प्लस पॉइंट ये है कि मेडिकल में आप पहले पढ़ चुके हो, आपको अंदाज़ा है, तो आपके लिए लिखना इजी होगा। दैट वाज जस्ट एन एग्जांपल। और जो फीस का मैंने बता दिया आपको, किन किन कंट्रीज़ में एक्सेप्ट हो रहा है ये भी बता दिया, ग्रेडिंग का बता दिया। ओईटी की ग्रेडिंग A to E होती है, A मतलब बेस्ट और E मतलब लोएस्ट। सो हमें जो है बी चाहिए होता है, ठीक है, जिसमें जो कि आइल्स 7 के बराबर होता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो कि बाहर आना चाहते हैं या प्लान कर रहे हैं कि आइल्स दें या ओईटी दें, ठीक है। ये इसमें जो इसमें चीज़ें इंक्लूड होती हैं, आई हैव डिस्कस्ड ईच एंड एवरीथिंग। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन आपका कोई सवाल है तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा ज़रूर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आई विल सी यू सून in the next video. Take care. Bye bye.